तो आज हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। हमने कल क्या कहा था कि हमारे पास जो एंडो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है। एंडो मेम्ब्रेन ग्रुप होता है कुछ ऑर्गेनेली का, और उन सारे ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एंड कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इन सब के फंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आप आगे दोबारा स्विच करने से पहले जितनी भी हमें ऑर्गेनेलीज आज करनी है, आज हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे, इन 4 ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप दोबारा प्लीज एक बार लोकेशन देख लीजिए कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है वो कैसी ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, कैसी ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन से ही हमारे पास कौन अराइज होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। मतलब आरईआर, आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, वहीं से ही अराइज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये एससीआर है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पे कौन फेस करती है इसको, इसका नाम क्या है, गोल्जी एपरेटस, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन है, लाइसोसोम्स है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल की मेम्ब्रेन को कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अभी जो हम डील करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सबसे पहले तो आप इसको ही नोटिस कीजिए। ये हमारे पास क्या दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस है, और ये आप देखो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और जो ये वाली है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, नजर आ रहे हैं आपको, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और हमारे पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो यहीं से कौन अराइज हो रहा है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका भी ध्यान रखना आप, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ का मतलब क्या है, स्मूथ का मतलब क्या है। अब देखिए ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इनके सरफेस पे राइबोसोम्स आ जाते हैं, तो राइबोसोम आने की वजह से इनका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन हमारे पास जो ये दूसरे वाले हैं, यहाँ पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। राइबोसोम फ्री होने की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका जो सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम और देखिए, देख लीजिए। आपको बस डायग्राम अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास एक कंप्लीट सेल दिखाया गया है, नजर आ रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, और ये ब्लू वाला पोर्शन कैसा है, कैसा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन से ही देखिए कौन अराइज हो रहा है, आरईआर, और उसके बाद कौन है हमारे पास, स्मूथ ईआर। तो जो हमारे पास आरईआर होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वो आरईआर ही बेयर करता है, एससीआर बेयर नहीं करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको कैसे नजर आ रहा है, कुछ आपको ट्यूब की तरह नजर आ रहा है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर, और साथ में इसका क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स हैं, और ट्यूब ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्पेस है ना बीच में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में, इसे कहते हैं ल्यूमन। और ये किसका ल्यूमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन है, इसे हम कहते हैं ईआर ल्यूमन। और हमारे पास ये जो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना आपका ट्यूब की तरह, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टरने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा किससे बनता है, एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है इसका पूरा का पूरा जो स्प्रेड होता है, और किसका बना होता है, सिस्टरने का बना होता है। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसके सरफेस पे कौन प्रेजेंट है,
राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उसकी अपीयरेंस हमें रफ जैसी लगती है, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, उससे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेन बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। अभी अभी हमने 2 दिन पहले ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था, कल भी किया था, परसों भी किया था। तो हमने क्या लाइन पढ़ी थी वहां पे कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किससे बनती है, मेन कंपोनेंट्स क्या है उसके, पहला कंपोनेंट्स है लिपिड्स एंड सेकंड कंपोनेंट क्या है उसका, प्रोटीन। प्रोटीन के तो बहुत सारे काम होते हैं, आपने देखा था, ऐसे भी प्रेजेंट होती है और वहां पे चैनल की तरह भी काम करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो हमारा सेल है, जैसे ये सेल ही है, ये सेल है और ये जो सेल की मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये लिपिड एंड प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। एक्चुअल में अगर कोई भी चीज यहाँ पे है, प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी मैन्युफैक्चर तो हुई है ना। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मैन्युफैक्चर उसको कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है मेन प्रोटीन बनाना, प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। लेकिन हमारे पास ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन काम होता है लिपिड्स की फॉर्मेशन करवाना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रोटीन भी बन रहा है, लिपिड भी बन रहा है। लेकिन होता क्या एक्चुअल में कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ना लिपिड्स बन गए हैं एंड आपकी प्रोटीन बन गई है, ऐसा नहीं होता कि वो आपकी एकदम फंक्शन हो गई है, उसके बाद उसमें कुछ ना बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है। तो उसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो यहाँ पे ईआर के ल्यूमन में ही होता है, और कई बार यहाँ पे कंप्लीट मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसको नेक्स्ट ऑर्गेनेली में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या कहा, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको मटेरियल कौन भेज रहा है, ईआर भेज रहा है, लिपिड्स भी यही भेजता है, प्रोटीन भी ये भेजता है। लेकिन किस फॉर्म में भेजता है, इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो जब वो भेजता है उसको भेजता है वेसिकल की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से एक क्या अराइज हो रहा है, ये वेसिकल अराइज हो रहा है, और इस वेसिकल को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा वेसिकल है जो कुछ ना कुछ क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। अब ये किस किस का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होने वाली चीज है वो हमारे पास प्रोटीन भी हो सकती है और वो हमारे पास लिपिड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सेल की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उनको क्या चीज वहां पे चाहिए। ठीक है, तो एंडो मेम्ब्रेन आप यहाँ पे भी देखो, अगेन दोबारा देख सकते हो, वही वाला डायग्राम है कि जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वहीं से आरईआर आपका राइज होता है और रफ होता है बिकॉज दे वियर राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि हमारे पास ये जो राइबोसोम्स होते हैं उसके कौन से वाले सरफेस पे होते हैं, उसके आउटर सरफेस पे होते हैं कि इनर सरफेस पे होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पर ही क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इनर सरफेस पे नहीं होते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे और आप नोटिस करो, देखिए ये तो हमारे पास एक कंप्लीट सेल है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस आ गया, ये ईआर आ गया, बाकी जो आपका बचा हुआ मटेरियल है, मतलब जो इस बाकी जो स्पेस बचा उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो ये ईआर है इसने पूरे अपने आप को क्या किया हुआ है, मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ है, इस तरीके से मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ है कि इसका जो अंदर वाला मटेरियल है, जो ल्यूमन है और जो साइटोप्लाज्म है, वो दोनों कंबाइन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉपर कंपार्टमेंट बना हुआ है, पूरी की पूरी यहाँ पे सेपरेशन है किस किस के बीच में, ईआर का जो ल्यूमन है और साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी आपकी ऑर्गेनेली होती है और बाकी यहाँ पे जो मटेरियल है, दोनों क्या है आपके प्रॉपरली यहाँ पे सेपरेट है। क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होती है, अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। समझ आया। अब एक बार इसकी थ्योरी कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा फिर वहां पर हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये एनसीईआरटी का है, तो प्लीज ये आपको आइडेंटिफिकेशन के आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर किसका है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम हमने कब ऑब्जर्व किया, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा। आपको पता होगा माइक्रोस्कोप के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, एक हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होता है, एक बहुत ज्यादा जिसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब हमने किसी भी यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया ना, तब कहीं जाके हमें इतना क्लियर स्ट्रक्चर वहां पे विजिबल हुआ।
उससे पहले हमें कुछ भी इस तरीके की चीजें नजर नहीं आती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल क्या रिवील करती है, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क। नजर आ रहा है ना सारी चीजें, क्या यहाँ पे नेटवर्क है बहुत बहुत सारी चीजों का। और रेटिकुलम भी आप कह सकते हो, नेटवर्क कह लो या फिर एक रेटिकुलम कह लो, किसका है, टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, क्या है हमारे पास, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे पास इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने यहाँ पे क्या चीज की है, तो जो ये ईया है वो डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अब इस टर्म को तो आप हमेशा समझ ही लो, जहां पर भी वर्ड आएगा इंटर, और एक वर्ड आएगा इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, अपनी ही सेल में, अपनी ही बॉडी में कुछ होना। जब भी हम बात करते हैं इंटर की, तो इंटर वर्ड हम यूज करते हैं किसी दो डिफरेंट चीजों के लिए। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे दो सेल की बात कर रही हूँ कि इन दो सेल के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंटर सेल हो रहा है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि ओनली इस सेल के बीच में ही कुछ ना कुछ हो रहा है, अपने अंदर ही हो रहा है, तो हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रा। तो यहाँ पे देखिए ईआर जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, इंट्रासेलुलर स्पेस, अपने जो मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर का जो स्पेस है उसी को ही डिवाइड कर रहा है दो कंपार्टमेंट के अंदर। पहला कंपार्टमेंट क्या है, ल्यूमन इनसाइड, ये देखिए अंदर की तरफ, इसने जो अपना यहाँ पे ल्यूमन के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको भी डिवाइड किया हुआ है, और जो बाहर वाला है यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, तो उसको भी यहाँ पे इसने प्रॉपर यहाँ पे सेपरेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला कौन सा आता है, ल्यूमिनल, जिसे कहते हैं इनसाइड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला मटेरियल, और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब इस ल्यूमन के बाहर वाला साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। तो ईआर क्या करता है, सेल के अंदर का जो स्पेस होता है उसको यहाँ पे टू कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करता है। एक को हम कहते हैं ल्यूमिनल, जो ल्यूमन के अंदर वाला, और एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो आपके सेल के बाहर वाला है। अब ईआर क्या ऑफन शो करता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके आउटर सरफेस पे। तो ये लाइन भी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम्स उसके आउटर सरफेस पे होते हैं, इनर सरफेस पे नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosome on their surface is called RER। तो हमारे पास ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम को बियर कर रहा है अपने आउटर सरफेस पे, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो वहां पे वो हमें कैसा अपीयर होगा, स्मूथ अपीयर होगा, उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे पास RER हमें ज्यादा कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, अभी अभी हमने इनके फंक्शन की बात की, हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे सेल में जहां जहां प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, RER वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होगा, एंड जहां जहां लिपिड्स की जरूरत है वहां ज्यादा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। तो एक्टिवली RER कहाँ पे होगा, जहां पे प्रोटीन हमने सिंथेसिस करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, RER frequently observed in the cell। कौन से सेल में हमें ज्यादा मिलता है, जो एक्टिवली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे प्रोटीन की सिक्रीशन करवाते हैं। सो दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच है। लेकिन हमारे पास ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मेजर साइट होता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए, अभी भी हमने बात की। तो एनिमल सेल में जितने भी लिपिड्स बनते हैं, ठीक है, लिपिड्स लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं। अब प्लीज आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है, अगर हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो फीमेल में आपने सुना होगा मेन एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, और मेल में सुना होगा जो मेल ही होता है टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है ये सारे हार्मोन क्या है, ये सारे हार्मोन हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड के ही होते हैं, सारे फैट्स ही होते हैं। लेकिन इन सबको हम एक नाम देते हैं और हम देते हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे पास स्टीरॉइड होते हैं। तो ये जो जितने भी स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में जो बनते हैं, जो लिपिड के ही टाइप हैं, इन सब को कौन बनाता है, SCR ही बनाता है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एसिया। तो ये हमारे पास था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट। आपको सबको समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी को कोई भी डाउट हो? मृदुल, दिव्यम, अमनजोत, कोमल, आप सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनली है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ऑर्गेनली है गोल्जी एपरेटस। अब आपने एक चीज देखी, वहां पे मेन काम क्या था हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैन्युफैक्चर करना। और वो किस किस को मैन्युफैक्चर कर रहा था? फर्स्ट थी प्रोटीन, सेकंड था लिपिड। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनली आती है जो इसके साथ एकदम एसोसिएट होती है, उसे हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस, और गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं। मेन काम क्या है इसका, एक लाइन में अगर हम पढ़े यहाँ पे, शिपिंग करवाना एंड रिसीविंग सेंटर। नाम से पता चल रहा है, देखो एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में कोई भी कोई चीज आपकी क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, बनती है वहां पे। लेकिन जब हमें उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ना कोई व्हीकल होते हैं वहां पे, रिसीव करने के लिए भी। तो हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही है, वहां पे बनाने का काम कर रहा है ईआर, लेकिन अब उसकी हम अब हमें उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, शिपिंग करनी है उसको, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है जहां उसकी जरूरत है। तो वो कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। इसको भी हम देखेंगे। एक बार प्लीज आप ना इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखो, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और नंबरिंग भी दी है 1 2 3 करके, प्लीज एक बार इसको रीड कीजिए आप, फिर हम आगे मूव करते हैं। जो आपने पहले भी डायग्राम देखा था, और जो ये वाला डायग्राम है ना आपका, ये वाला, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम है। ओरिजिनल एनिमल सेल की बॉडी से इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है, और फिर इसको यहाँ पे कैप्चर किया गया है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म है आपका, लेकिन हमने इसको बाद में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आई होप आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। तो अगेन आप इसी सेल को देखिए, ये क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, और ये देखिए नेटवर्क, ये क्या है हमारे पास, ईआर है, और ईआर के साथ ही अब देखिए ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये कौन है, ये हमारे पास है गोल्जी एपरेटस। अब यहाँ पे आप गोल्जी एपरेटस के बारे में देखिए, ये गोल्जी एपरेटस आपको ये भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रही, सैक लाइक नजर आ रहा है? सैक क्या होता है, ऐसा होता है ना, इस तरीके का नजर आ रहा है, सिर्फ सैक लाइक कुछ। अच्छा एक चीज आपको मैं और पूछती हूँ, आपने कभी, क्या कहते हैं उस रोटी को, कौन सा ब्रेड होता है आपका, एक्चुअली एक मुझे ब्रेड का नाम नहीं याद है, बट एक स्पेशल ब्रेड होता है, जैसे हाँ एक वो एक जो आपको कुलचे वाला ब्रेड नहीं होता है, आपने देखा वो आपका कुलचे वाला ब्रेड ऐसा होता है, गोल गोल सा, और अगर आप इसको कट करोगे ना ऐसे, तो जब आप इसको कट करोगे आपको इसमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ये सैक, मतलब ये बीच से खाली होता है, मतलब आप इसमें कोई भी मटेरियल फिल कर सकते हो, ऐसा ही होता है। यस मैम। सबने कुलचा खाया हुआ, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली गोल्जी बॉडी भी कुछ ऐसा ही होता है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है ना, ये देखो इसके बीच में ये नजर आ रहा है आपको, ये भी ब्रेड की तरह ही होता है, और बीच में इसका, इसके पास ये पूरा, ये क्या ल्यूमन है, आप यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हो, और हमें फिल क्या करना है, सामान जो कहाँ बना था, गोल्ज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था। अब
सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वहां पे चीजें बनी और बनने के बाद ट्रांसपोर्ट हुई। अभी अभी हमने कहा था कि जब वहां से कोई चीजें ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगी, वेसिकल की फॉर्म में होगी। तो ये देखिए हमारे पास वेसिकल क्या होता है, इस तरीके का वेसल स्ट्रक्चर जो कुछ ना कुछ कैरी कर रहा है। तो वेसिकल कहां से आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है। अब ये कहां की तरफ मूव कर रहा है, गोल्जी बॉडी की तरफ ये मूव कर रहा है। अब हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडी होती है ना और गोल्जी एपरेटस होता है, इसके टू फेस होते हैं। एक तो इसका सिस फेस होता है और एक इसका ट्रांस फेस होता है। जो इसका सिस फेस होता है इसे हम रिसीविंग फेस भी कहते हैं और इसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। और हमारे पास जो ट्रांस फेस है उसे हम शिपिंग फेस कहते हैं और इसे हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि जब ईआर से कोई भी चीज आ रही है तो जो उसको रिसीव करने वाला फेस होगा वो सिस फेस होगा, और जब उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको शिप करना, उसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है तो उसका काम करेगा ट्रांस फेस। तो एक इसका सिस फेस है और एक इसका ट्रांस फेस है। अब जो गोल्जी एपरेटस का सिस फेस होता है ना, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ये देखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वेसिकल्स कहां से आ रहे हैं, गोल्जी सॉरी फ्रॉम ईआर टू गोल्जी, गोल्जी के पास आए। अब देखिए जैसे ही जब ये आ रहे हैं तो हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडी है इसके साथ ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए। दिख रहा है आपको, ये वेसिकल आया और हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडी थी इसकी मेम्ब्रेन के साथ ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और बीच में आपको ये डॉट डॉट भी नजर आ रहे हैं। ये डॉट डॉट क्या, दीज आर द मटेरियल। ये प्रोटीन हो सकता है, ये लिपिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेकंड फेज में क्या हो रहा है, वेसिकल्स क्या हो गए, कोलेसिस टू फॉर्म न्यू गोल्जी सिस्टरने। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो हमें यहाँ पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना आपको, ये इसे हम सिस्टरने कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टरने थे वो अलग है और जो गोल्जी बॉडी में सिस्टरने है वो यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब सिस्टरने फ्यूज होता है तो उसके बाद ही क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक न्यू सिस्टरने की फॉर्मेशन होती है जब वेसिकल जो होता है आपका यहाँ पे फ्यूज कर जाता है। अब देखिए थर्ड फेज में क्या हो रहा है, सिस्टर्नल मैच्योरेशन, मतलब हमारा जो सिस्टरने है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच्योर हो रहा है। सो गोल्जी सिस्टरने मूव इन सिस टू द ट्रांस डायरेक्शन। अब ये हमारे पास ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाई गई है कि ये सिस से आपका ट्रांस की तरफ मूव कर रहा है। और होता क्या है कि जो प्रोटीन हमारे पास ईआर में बनती है वो आपकी फंक्शन नहीं होती है, बहुत बार उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है, मतलब मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में आकर ही होती है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे क्या दिखाया है, वेसिकल्स फॉर्म, वेसिकल देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो चुका है एंड लीव द गोल्जी carrying the specific product to other location or to the plasma membrane for the secretion। अब यहाँ पे देखिए जो गोल्जी बॉडी के पास यहाँ पे जो मटेरियल आया है ईआर से, ये मटेरियल हमारे पास दो चीजों के लिए होता है। पहला जो हमारे पास ये इसके पास जो मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हो सकता है, किस लिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करनी है, लिपिड एंड प्रोटीन तो उसको भी चाहिए। लेकिन इसके पास जो सेकंड वेसिकल है वो लाइसोसोम के लिए भी हो सकता है। हमारे पास जो एक ऑर्गेनेली होती है ना लाइसोसोम, वो लाइसोसोम की जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली गोल्जी बॉडी ही करता है। और लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं ना वो सारे एंजाइम, जितने भी आपने सुना होगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो जितने भी एंजाइम है वो सारे एंजाइम यहीं से आए हैं। लेकिन उसको बनाने का काम कौन करता है, ईआर करता है। क्योंकि हमें पता है ये सारी चीजें जो भी यहाँ पर है बनी तो वो हमारे पास ईआर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब वो आपका मॉडिफिकेशन हुआ तो वही लाइसोसोम बनाता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि जब हमारे पास गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेसिकल हैं, एक है इनकमिंग वेसिकल और दूसरे हैं आपके पास जो रिलीज हो चुके हैं काम करने के बाद। तो वो वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी हो सकते हैं और वही वेसिकल हमारे पास लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फोर्थ में लिखा है कि जो भी मॉडिफिकेशन होनी थी यहाँ पे हमारे पास सिस्टरने में होगी। सो वेसिकल फॉर्म एंड लीव द गोल्जी एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसके लिए, टू द अदर लोकेशन और टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द सिक्रीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी वो प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन जब भी वो उसको लीव करेगा ना
तो लीव हमेशा कहां से करेगा, ट्रांसफेज से करेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है शिपिंग साइड ऑफ द गोल्जी एपरेटस। तो रिसीविंग फेस होता है सिस एंड शिपिंग वाला फेस होता है हमारे पास ट्रांसफेज। लेकिन देखिए हमने क्या कहा, एक इवेंट तो ये वाला भी हो सकता है। सेकेंड इवेंट क्या है, वेसिकल ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन बैकवर्ड टू लेस मेच्योर गोल्जी सिस्टर्ने वेयर दे फंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेसिकल क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रोटीन को, कहाँ पे उसका, जहां पे उसका मेच्योरिंग फेज के थोड़ा सा कम है, जहां पे वो आपका थोड़ा कम फंक्शन परफॉर्म करेगा, एंड बाद में वेसिकल आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बैक टू द ईआर साइड ऑफ द फंक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बहुत सारी प्रोटीन ऐसी है जिस प्रोटीन की जरूरत ईआर को खुद ही होती है, सिंथेसाइज उसने खुद किया है बट उसकी जरूरत उसको खुद ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो मॉडिफिकेशन तो वो वहां पे खुद कर नहीं पाता है, तो वो क्या काम करता है, अपना मटेरियल बनाया, प्रोटीन बनाया एंड मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे गोल्जी बॉडी में भेज दिया। गोल्जी बॉडी ने जो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी थी मॉडिफिकेशन कर दी एंड दोबारा वो उस वेसिकल को, मतलब जो भी उसने मॉडिफाई करने के बाद वो दोबारा उसको किसको भेज देता है, ईआर को भेज देता है कि अब आपको जो भी अपना फंक्शन करना है आप वहां पे फंक्शन परफॉर्म कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक डायग्राम गोल्जी बॉडी का कि वो कैसे काम करता है। अब एक बार हम यहाँ पे सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। तो एनसीईआरटी में एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बस यही वाला डायग्राम है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गोल्जी एपरेटस, और यहाँ पे क्या दिखाया है, सिस्टर ने दिखाया है, जो हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टॉक लाइफ, और ये इसका क्या है, ल्यूमन है। ठीक है, लेकिन एक बार इसकी थ्योरी कर लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। पहले आप यहाँ पर इसको भी रीड कर लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कह रहा है, आफ्टर लिविंग द ईआर, किसकी बात कर रहा है, कौन लीव करता है ईआर से, प्रोटीन या लिपिड्स, मैनी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ट्रेवल टू द गोल्जी एपरेटस, बहुत सारे वेसिकल कहाँ की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, गोल्जी एपरेटस की तरफ, जहां पे जो प्रोडक्ट होता है ईआर का, द प्रोडक्ट ऑफ ईआर। अब जो प्रोडक्ट है ईआर का क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, आर मॉडिफाइड भी हो सकती है, स्टोर्ड एंड देन सेंट टू द अदर डेस्टिनेशन। इसके बाद मतलब कहने का मतलब ये है कि गोल्जी बॉडी में वेसिकल की फॉर्म में कौन जा रहा है, ईआर का प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोटीन हो सकती है, मॉडिफाइड प्रोटीन हो सकती है। अब गोल्जी एपरेटस क्या करता है, इसके अलावा ये देखा गया कि वो यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो करता ही करता है, रिसीव भी करता है, शिपिंग भी कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो आपकी सीक्रेट भी करता है। जैसे अभी हमने देखा वहां पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारी चीजों को सीक्रेट करने का काम गोल्जी बॉडी ही करता है। अब गोल्जी एपरेटस क्या है, किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक। तो हमने देखा फ्लैट है, मेम्ब्रेनस सैक ही है ना, थैली की तरह, जिसे हम कहते हैं सिस्टर ने, और हमें किसकी तरह नजर आता है, लुकिंग लाइक अ स्टैक ऑफ दी पीटा ब्रेड। तो ये पीटा ब्रेड वही वाली होती है जो कुलचे वाली ब्रेड होती है ना, जो बीच से आपकी क्या होती है, होलो होती है, वहां पे आप कुछ भी मटेरियल आप वहां पे फिल कर सकते हो। अ सेल में है टाइनी और इवन 100 ऑफ दी स्टॉक। तो ये एक सेल के अंदर बहुत कम भी हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास स्टैक्स हो सकते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ ईच सिस्टर्ने in a stalk separates its internal space from the cytosol। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी अपनी एक मेम्ब्रेन है और बाहर क्या है हमारे पास साइटोसोल है, तो उसको इससे सेपरेट करके रखेगा, मिक्स होने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे पास जो गोल्जी स्टैक्स होते हैं इनकी क्या होती है, टू साइड्स होती है, एक को बोलते हैं सिस फेस और दूसरे को बोलते हैं ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो हमारे पास रिसीविंग होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो क्या होता है, शिपिंग डिपार्टमेंट होता है गोल्जी एपरेटस का। अब यहाँ पे पूरी वर्किंग दिखाई गई है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मूव मटेरियल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रहे हैं क्या लेकर, मटेरियल लेके, और कहां से मूव करते हैं, ईआर, कहां की तरफ जाते हैं, गोल्जी एपरेटस के पास। वेसिकल दैट बर्ड फ्रॉम ईआर, ईआर से किस फॉर्म में आ रहा है, वेसिकल की फॉर्म में आ रहा है, और वो क्या होता है यहाँ पे फ्यूज हो जाता है गोल्जी एपरेटस के साथ एंड कैन ऐड इट्स मेम्ब्रेन and the content of its lumen to the cis phase by fusing with the Golgi membrane। तो Golgi membrane के साथ वो फ्यूज हो जाता है उसके cis phase में आके। ट्रांस फेज ऑन द अपोजिट साइड पे होता है, वो भी क्या करता है, वेसिकुलराइज करता है, दैट पिंच ऑफ एंड ट्रैप टू द अदर साइड, वो आपका वो ट्रेवल कर जाता है दूसरी वाली साइड पे, मतलब वहां से जब यहाँ से वेसिकल रिलीज होता है ना, ये आपके पिंच ऑफ हो जाते हैं जो भी काम करने के बाद, ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, काम किया उसके बाद ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। सो प्रोडक्ट जो होता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूजुअली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ट्रांजिट फेज फ्रॉम सिस रीजन टू द ट्रांस रीजन ऑफ द गोल्जी एपरेटस। तो सिंपल सी बात ये है कि जब वो सिस से ट्रांस की तरफ आएगा तो जो भी मटेरियल होगा हमारे पास यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो मेन काम इसका मॉडिफिकेशन करना ही था और यहाँ पे क्या करना था, उसको वो करना, अपनी लोकेशन पर पहुंचाना, जो भी इसका काम है। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइंस लिखी है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास अब गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। गोल्जी उनका सरनेम था, उसी के बेसिस पे ही गोल्जी एपरेटस का नाम पड़ा है। कब की बात है, 1898 की बात है। सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। इन्होंने इसको न्यूक्लियस के पास देखा था और बाद में अपने सरनेम के बेसिस पे ही इन्होंने इसको गोल्जी नाम दिया। अब ये किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्लैट, बहुत सारे फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप के सैक है जिसे हम सिस्टेने भी कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इसका डायमीटर भी दिया है कि 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये हमारे पास जितने भी स्टैक है ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, दूसरे के ऐसे होते हैं सारे के सारे पैरेलल, तो इसे हम कहते हैं सिस्टरने। सो वेरिड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे सिस्टरने होते हैं। जैसे एक को बोलते हैं सिस्टरने, जब इस तरीके से ग्रुप बन जाता है ना सिस्टरने का, तो इसी को बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो गोल्जी सिस्टरने कंसेंट्रिकली अरेंज कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के साथ ही अरेंज होते हैं विद इट्स डिस्टिंक्ट। एक इसका होता है कन्वेक्स, सॉरी ये मैं आपको बताना भूल गई, सिस फेज को हम कन्वेक्स फेज भी कहते हैं और इसे फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। सेकंड होता है कनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। सो सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट। आपने देखा टोटली डिफरेंट होता है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, लेकिन क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, वो चीज भी आपने वहां पे देखी। अब गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, पैकेजिंग करता है मटेरियल का। और ये मटेरियल कहां से आया था, ईआर से आया था, और उसके बाद उसको डिलीवर करता है। कहां पे डिलीवर करेगा, या तो इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब या तो सेल के अंदर ही उसको डिलीवर कर देगा, या फिर क्या करेगा कहीं आउटसाइड द सेल, किसी दूसरे सेल पे जाके उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या चीजें हैं हमारे पास, मटेरियल टू बी पैक इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। जो मटेरियल आपका पैक होता है किस फॉर्म में होता है, वेसिकल की फॉर्म में होता है। और कहां से आता है, फ्रॉम द ईआर। फ्यूज किसके साथ होता है, जो सिस फेज है गोल्जी एपरेटस का, और बाद में मूव करता है टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज जिसे हम कहते हैं ट्रांस फेज। सो दिस एक्सप्लेन why the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum, क्योंकि दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए आपस में इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, डिस्टेंस बहुत कम होता है। सो अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। अब ये लाइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम करता है। कहां पे करता है, ईआर के ऊपर। लेकिन उनका जो मॉडिफिकेशन है, इतनी देर से हम यही लाइन पढ़ रहे हैं बार बार कि मॉडिफिकेशन गोल्जी में होता है, मॉडिफिकेशन। तो बहुत सारे प्रोटीन कहाँ पे बन रहे हैं, राइबोसोम में बन रहे हैं, मतलब ईआर में बन रहे हैं, रफ आरईआर पे। लेकिन मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है, सिस्टरने ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। ट्रांसफेज से आपके निकलने से पहले ही वो आपकी पूरी की पूरी इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। सो गोल्जी एपरेटस क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब इसका मीनिंग क्या है, आपका 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज आप ना दोबारा रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का मीनिंग क्या होता है, इसको भी आपको समझाती हूँ। दोनों क्या है, प्रोटीन है।